दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने हूं। आज का हमारा मुद्दा है समलैंगिक विवाह और उनके अधिकार। ये मुद्दा फिर से चर्चा में है। इस मुद्दे को समझने से पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इस मुद्दे को पढ़ेंगे, पूरी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो समलैंगिक जोड़े हैं, जो समलैंगिक जोड़े हैं, उनकी मांग क्या है, और उनकी जो मांग है, इस मांग के साथ समस्या क्या है। यानी इनकी मांग है कि भाई हमारे विवाह को कम से कम आप विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत ही वैलिड कर दीजिए, वैध बना दीजिए। लेकिन इसके साथ समस्या क्या आ रही है, और साथ ही इनकी विवाह की मांग के कारण क्या है कि भाई आखिर क्यों ये विवाह को वैध बनाने की मांग कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो समाज में स्वीकृति का होना है, और दूसरा बड़ा कारणों पे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन एक लाइन में यदि मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो नॉर्मल कपल्स को मिलते हैं, लेकिन चूंकि समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता नहीं है, इसलिए समलैंगिक जोड़ों को वो अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही अन्य बहुत सारे पहलुओं की चर्चा करेंगे। हम विशेष विवाह अधिनियम 1954 के बारे में पढ़ेंगे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या है, समलैंगिक जोड़ों के हिसाब से उसमें क्या खामी है, वो कौन सी धारा है जो समलैंगिक जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करने से रोकती है, और वो कौन कौन से वाद आए हैं न्यायालय में जो समलैंगिकों के अधिकारों से संबंधित है। हम उन सारे वादों को आज की क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि एक आपका ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा यह है कि अभी हाल ही में बहुत सारे समलैंगिक जोड़ों ने देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में याचिकाएं लगा रखी थी कि भाई हमारे विवाह को कम से कम आप विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत मान्यता प्रदान कीजिए। तो जितने भी हाई कोर्ट्स में रिट्स थी, उन सब रिट को अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया है, और सुप्रीम कोर्ट अब इस विषय पे खुद सुनवाई करेगा और एक निर्णय देगा। लगभग मार्च में यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसका पक्ष मांगा है कि भाई सरकार क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर। तो वही न्यूज है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जो विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वाले जो समलैंगिक जोड़ों की याचिका है, उसके ऊपर केंद्र सरकार और भारत के महान्यायवादी को नोटिस जारी किया है, और नोटिस जारी करके ये कहा है कि आप हमें 15 फरवरी तक इसका जवाब दीजिए। हम इस पूरे टॉपिक में ये भी बात करेंगे कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है। क्या सरकार समलैंगिक विवाहों की पक्षधर है या उनकी विरोधी है। इन सारे पक्षों को जानना हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब कभी मेंस में क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप बेहतरीन तरीके से डील कर सकेंगे क्वेश्चन को कि किसका क्या पक्ष है। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम की। दोस्तों, ये विशेष विवाह अधिनियम भारत में जो विवाह संबंधी अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम है, मान लीजिए दो हिंदुओं के बीच में विवाह हो रहा है तो इस हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होगा। मुस्लिम विवाह अधिनियम है। इन हिंदू और मुस्लिम विवाह अधिनियम के अतिरिक्त हमारे देश में विशेष विवाह अधिनियम भी अस्तित्व में है, और इस विशेष विवाह अधिनियम का मतलब ही है कि जब दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करें तो किसके तहत करें। हिंदू अधिनियम के तहत करेंगे तो भी धर्म परिवर्तन, और मुस्लिम कानून के तहत करेंगे तो भी धर्म परिवर्तन। तो इसलिए विशेष विवाह अधिनियम ने व्यवस्था की है कि दो अलग अलग धर्मों विश्वासों के लोग अपने अपने धर्म को मानते हुए भी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए। यानी
पत्नी के भी अधिकार सुरक्षित होते हैं इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत, और पति के अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। लेकिन समलैंगिक विवाहों के साथ समस्या क्या है वर्तमान में, कि उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते। तो उनकी ये डिमांड है कि हमारी शादी को आप वैध बनाइए, हमारी शादी को आप विशेष विवाह अधिनियम के तहत रजिस्टर करने की अनुमति दीजिए। ये इनकी डिमांड है। ध्यान रखना है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि एक ऐसा अधिनियम है भारत की संसद ने बनाया था। सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धर्म या आस्था का पालन किया जाए। जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत यानी इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करता है तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं होता, बल्कि विशेष विवाह द्वारा शासित होता है, और दोनों लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, दोनों लोगों की मान्यताएं सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, ये तो है विशेष विवाह अधिनियम की बात। अब इस विशेष विवाह अधिनियम की कुछ यदि मैं विशेषताएं बताऊं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, कि जैसे दो अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग शादी में बंधने की अनुमति देता है। ये पति या पत्नी कोई भी एक हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख नहीं, वहां विवाह के अनुष्ठान तथा पंजीकरण दोनों के लिए, मतलब ये बेसिकली एक पूरी प्रोसेस निर्धारित करता है, और इसकी प्रोसेस ठीक ठाक कठिन है, इतनी आसान नहीं है इसकी प्रोसेस। यदि मान लीजिए दो अलग अलग धर्मों के लोगों को विवाह करना है तो 1 महीने पहले उनको अप्लाई करना होता है, और उस एप्लीकेशन को पब्लिक कर दिया जाता है। और भारत में लोगों की रूढ़िवादी सोच की आप परिकल्पना कर सकते हैं, तो इसीलिए इस विशेष विवाह अधिनियम में भी संशोधन की बात बार बार उठती रही है। इस पे कभी और जिक्र करेंगे, लेकिन यहां पे समस्या क्या आ रही है समलैंगिकों के विवाह के सामने। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यहां पे आ रही है कि इस विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट की एक धारा है 4। इस धारा 4 में एक उपधारा है 4C। ये कहती है कि जो विवाह हो रहा है ना, वो पुरुष और महिला शब्द का यूज है विवाह में, यानी इसके तहत विवाह एक पुरुष और एक महिला जोड़े के बीच तक ही सीमित है। बात समझ में आई विशेष विवाह अधिनियम के साथ क्या समस्या है? इसकी धारा 4C स्पष्टतः कहती है कि विवाह एक पुरुष और एक महिला का होगा, लेकिन समलैंगिक जोड़ों के विवाह से क्या तात्पर्य है कि महिला महिला से विवाह करे, पुरुष पुरुष से विवाह करे। तो इसलिए यह धारा सबसे बड़ी समस्या के तौर पे सामने आ रही है विशेष विवाह अधिनियम में, और जो समलैंगिक जोड़ों की मांग है कि हमें इस एक्ट के तहत वैध करार दिया जाए हमारे विवाह को। यहां पे याचिका करता है, जो अलग अलग कोर्ट्स में जिन्होंने याचिका लगाई है, उनका यह पक्ष है कि विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक जोड़ों और जो विपरीत लिंग वाले जोड़ों के बीच भेदभाव करता है, यानी समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकारों के साथ साथ विवाह से मिलने वाली सामाजिक मान्यता और स्थिति दोनों से वंचित करता है। अभी मैं कारण पे आऊंगी कि आखिर क्यों जरूरत है भाई विवाह को वैध बनाने की। विवाह को सामाजिक मान्यता भी मिलनी जरूरी है, ठीक है, और अन्य अधिकार भी मिलने जरूरी है। तो जब तक विवाह को वैध नहीं बनाया जाएगा तब तक अन्य अधिकारों से भी उन्मुख रहेंगे और साथ ही सामाजिक मान्यता भी नहीं मिल पाएगी। तो ये इनका पक्ष है। इसके साथ ही 1954 का विशेष विवाह अधिनियम किसी भी दो व्यक्तियों के बीच विवाह पर लागू होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि ये जो अधिनियम है ना, ये दो व्यक्तियों के बीच लागू होना चाहिए, ना कि लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास के आधार पे, जैसा कि इसकी धारा 4 है कि भाई विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच में ही हो सकता है। ये इन याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस प्रोविजन को चेंज किया जाए और इस प्रोविजन के स्थान पे दो व्यक्तियों के विवाह की बात की जाए। वो दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, वो महिला पुरुष भी हो सकते हैं, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं और महिला महिला भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी डिमांड है। इसके साथ ही अधिनियम को समलैंगिक जोड़ों को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को मिलती है। यानी इन जोड़ों का कहना है कि हमें भी वही सुरक्षा, वही मान्यता मिलनी चाहिए जो अंतरधार्मिक और अंतरजातीय जोड़ों को मिलती है। ये इनका सीधा सा पक्ष है और इन्हीं रिट पे अभी न्यायपालिका सुनवाई कर रही है। इसी मुद्दे पे सुनवाई करनी है न्यायपालिका।
और न्यायपालिका ने साफ तौर पे सरकार का पक्ष मांगा है कि भाई सरकार जी आप इस मुद्दे से क्या समझते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमें समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में अपर्याप्त, आप देखते हो कि वर्तमान में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है धारा 377 को, लेकिन फिर भी आपने समलैंगिकता को तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया, लेकिन अभी भी आप उनके विवाहों को मान्यता नहीं दे रहे। ये कहीं ना कहीं LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए समानता का विस्तार जीवन के सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, जिसमें घर से लेके कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान शामिल है। और यदि हम बात करें कि LGBTQ+ जो कम्युनिटी है वो हमारी देश की जनसंख्या का लगभग 7 से, छोटी संख्या नहीं है ये, 7 to 8% LGBT कम्युनिटी है हमारे देश में। और ये LGBT कम्युनिटी मांग करती है कि हमारे साथ भी समानता का व्यवहार हो। आर्टिकल 14 हमें भी मिले, आर्टिकल 19 हमें भी मिले, आर्टिकल 21 जीवन की स्वतंत्रता, प्राइवेसी, निजता का अधिकार हमें भी मिले, और एक सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार हमें भी मिले, ये इनका पक्ष है। तो यहां तक आप लोगों को एक बात समझ में आई कि आखिर मुद्दा क्या है, आखिर क्यों विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अपने विवाह को मान्य बनाने के लिए जो समलैंगिक जोड़े हैं वो प्रयासरत है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हमें एक बात और समझने की जरूरत है। जैसे भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता की बात करें, मौलिक या संवैधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं। जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बता रही हूं कि ना तो इनको संवैधानिक अधिकार के तौर पे मान्यता है इनके विवाह को, और ना ही मौलिक अधिकार के तौर पे मान्यता है। और जब समाज में मान्यता नहीं होती तो ये लोग अपने आप में वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सिचुएशन है। वर्तमान में आपसे कोई पूछे क्या भाई समलैंगिक विवाहों को मान्यता है भारत में, तो अभी कोई मान्यता नहीं है। ना तो संवैधानिक अधिकार है उनको विवाह करने का, ना उनको मौलिक अधिकार है, और ना ही किसी भी प्रकार की वैधानिक स्वीकृति है उनको विवाह। ठीक है, तो वर्तमान सिचुएशन ये है। अब हम देखें कि वर्तमान में सिचुएशन ये है कि जो समलैंगिक जोड़े हैं, आपको बहुत सारी शादियां दिखेंगी जिसमें समलैंगिक जोड़ों ने शादियां की हैं, ओपनली शादियां की हैं। बहुत सारों के तो यूट्यूब चैनल चलते हैं, लड़की लड़की ने शादी कर ली, लड़के लड़के ने शादी कर ली, उनके अपने यौन अभिविन्यास है, यौन रुझान है। लेकिन उनकी शादी के साथ समस्या क्या है? जब तक उनकी शादी को वैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, उनकी शादी को वैध नहीं बनाया जाएगा, तब तक क्या क्या समस्याएं आएंगी उनके सामने, और वर्तमान में क्या समस्याएं हैं जो वो फेस करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात है कि सरकारी पेंशन और चिकित्सीय लाभ नहीं मिलते उनको, बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, सैरोगेसी का अधिकार नहीं है इनको, और मान लीजिए अलग कल को भाई डाइवोर्स की स्थिति आ जाए तो अलग होने की स्थिति में आर्थिक रूप से जो कमजोर पार्टनर है उसके लिए मेंटेनेंस का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जो लाभ आमतौर पे शादियों में होते हैं या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत की गई शादी में भी जो अधिकार मिलते हैं, वो कोई अधिकार इनको नहीं है। और इन अधिकारों के अतिरिक्त जो मैंने पिछले पॉइंट बताया, यानी सामाजिक मान्यता प्राप्त होना किसी भी विवाह को सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सामाजिक मान्यता नहीं है, समाज में हे की दृष्टि से देखा जाता है, इनको वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये कमियां हैं, यानी ये अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। यहां तक बात समझ में मेरे हिसाब से आप लोगों को आ गई होगी। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, और इस पे लगभग 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आना है। 15 फरवरी तक सरकार को इस पे अपना आंसर देना है कि सरकार क्या समझती है इस मुद्दे को लेके, और जो समलैंगिक जोड़े हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, और इन समस्याओं के संदर्भ में उनकी क्या डिमांड है। डिमांड आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, विशेष विवाह अधिनियम 1954। अब दोस्तों यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों को, एक बार हम विस्तार से यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आज तक कितने इंपॉर्टेंट केस आए हैं जिन्होंने समलैंगिकों के अधिकारों को बेसिकली सामने रखा या समलैंगिकों के मुद्दों को उठाया। सबसे पहला वाद आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नाज फाउंडेशन वाद 2009। इस नाज फाउंडेशन में यह कहा कि डिग्निटी और प्राइवेसी के बिना कोई व्यक्ति आर्टिकल 21 एंजॉय नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल 21 क्या है? गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार।
यानी जब तक जीवन के अधिकार में गरिमा नहीं है, निजता नहीं है, तब तक कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 21 को एंजॉय नहीं कर सकता। यानी यदि आप सेम सेक्स कपल्स को रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हो, आप उनके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हो। नाज फाउंडेशन में ये कहा, और साथ ही कहा राइट टू इक्वलिटी है भाई, आर्टिकल 14 और 15 विधि के समक्ष समता, और आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य या व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो यौन अभिविन्यास तो कुछ भी हो सकते हैं। यदि आप यौन अभिविन्यास के आधार पर एक वर्ग से विभेद कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का साफ तौर पे उल्लंघन है। तो नाज फाउंडेशन में आर्टिकल 21 के मुद्दे को उठाया, आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 के मुद्दे को उठाया। साथ ही सेक्शन 377 था। सेक्शन 377 बेसिकली समलैंगिकता को क्रिमिनलाइज करता था कि भाई समलैंगिकता अपराध है। यदि कोई समलैंगिक जोड़े होते भी थे तो वो खुलेआम ये नहीं बता सकते थे कि भाई हम समलैंगिक हैं, क्योंकि वो अपराध की श्रेणी में माना जाता था। अभी मैं पूरा हिस्ट्री बता रही हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने नाज फाउंडेशन वाद 2009 में ये कहा कि भाई जो धारा 377 है ये आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि ये अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये भेदभाव कर रहा है एक ऐसे वर्ग से, ये होमोसेक्सुअल को एज अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन करता है। यानी कहीं ना कहीं जो धारा 377 है वो आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। तो 2009 के इस फैसले के बाद जो समलैंगिक थे उनमें खुशी की लहर दौड़ी, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हुए थे कि ये हमारी जीत है, ये हमारे हकों की जीत है। लेकिन उसके बाद एक दूसरा वाद आता है दोस्तों, ध्यान रखना है हमको। पहले इसी को देख लेते हैं हम, इसी नाज फाउंडेशन का ये आप कंक्लूजन समझ गए होंगे। इसके अलावा नाज फाउंडेशन में ये कहा कि जो कंसेंशुअल सेक्स है उसको क्रिमिनलाइज करता था 377। आर्टिकल 15 भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इस वाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 का वो भाग जो होमोसेक्सुअल एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है उसे रद्द कर देना चाहिए। नाज फाउंडेशन वाद 2009 में साफ तौर पे कह दिया कि चूंकि 377 मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन करता है, ये निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, इसलिए धारा 377 को क्रिमिनलाइज कर दिया जाना चाहिए। यहां पे क्रिमिनलाइज हुई नहीं थी धारा, बस एक सकारात्मक रुख आया था न्यायालय का, ठीक है। तो खुशी की धारा दौड़ी समलैंगिक जोड़ों में और ओपनली अब वो एक्सेप्ट करने लगे थे अपने रिलेशनशिप को, खुलेआम वो एक्सेप्ट करने लगे थे, क्योंकि न्यायालय का जो ये निर्णय था ये काफी सकारात्मक था उनके लिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा दूसरा वाद आता है सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। इस सुरेश कौशल वाद में साफ तौर पे ये कह दिया कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, केवल संसद ही इस कानून में परिवर्तन कर सकती है। यानी आपको निर्णय देने का अधिकार नहीं है। यदि इस पे अभी चूंकि कानून है और कानून में ये ऑफेंस है, एक अपराध है, इसलिए यदि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकालना भी है तो केवल संसद ही इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल सकती, ठीक है। न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में कह दिया, और ये कह दिया कि राइट टू प्राइवेसी को इतना विस्तारित नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर एक अपराध को शामिल करें। ये कहा कि देखो भाई धारा 377 एक अपराध है और आप राइट टू प्राइवेसी को इतना विस्तारित नहीं कर सकते हैं कि आप राइट टू प्राइवेसी के अंदर एक अपराध को शामिल कर लें, ठीक है। तो सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन वाद के बाद निराशा छाना तय था। बहुत इसका विरोध हुआ समलैंगिक जोड़ों के द्वारा। उसके बाद दोस्तों एक वाद आता है नलसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में ये कहा गया कि हमारे जितने भी कानून है ना वो बाइनरी जेंडर का मतलब है जैसे मेल या फीमेल पर ही फोकस करते हैं। हमारे जितने भी कानून हैं, हमारे जितने भी लाभ हैं अलग अलग कानूनों के माध्यम से, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार पर कोई भी सुरक्षित, मतलब उनके अधिकारों को कोई भी एक्ट सुरक्षित नहीं कर सकता, तो नहीं करता। यानी इस वाद में कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि देखिए
हमारे जितने भी कानून है ना वो कहीं ना कहीं या तो मेल ओरिएंट, भाई पुरुषों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, ट्रांसजेंडर के अधिकारों की बात कौन करेगा? ठीक है, तो इस एक्ट में एक मतलब इस वाद में ये कह दिया गया कि ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव भी किया जाता है, इसलिए हमें ट्रांसजेंडर्स को अधिकार देने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है ये, नलसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस नलसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। एक एक्ट आया था बकायदा ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए। ये एक्ट हमेशा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये मत सोचना कि मैम ये तो बहुत पहले आया था। अभी इस साल के मेंस में दिव्यांगों के लिए जो एक योजना थी बहुत पहले चली, लेकिन इस बार पूछ ली गई। जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके टॉपिक के वो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि जैसे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आप कोई बात लिखोगे और उसमें यदि ये एक्ट छूट जाएगा, इनके ये अधिकार छूट जाएंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे आर्टिकल 14 प्रत्येक व्यक्ति को है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, तो ट्रांसजेंडर भी तो व्यक्ति हैं, तो ट्रांसजेंडर्स भी समान होंगे। इसके साथ ही महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सब समान है, ये कहा गया। आर्टिकल 15-16 इसके तहत कहा गया कि लिंग आधारित भेदभाव नहीं किया जा सकता, और इसी के तहत एक कंक्लूजन निकला अप्रत्यक्ष तौर पे कि जब आर्टिकल 15 और 16 के तहत लिंग आधारित भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो ये 15 और 16 का उल्लंघन है। यानी यदि आप लोगों के यौन अभिविन्यास के आधार पे, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे उनके साथ विभेद कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और विशेष तौर पे ये आर्टिकल 15 और 16 का उल्लंघन है। इस वाद से फिर से एक आशा की किरण जगी थी नलसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी नलसा मतलब इसके बाद बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे ये कहा गया कि भाई आर्टिकल 19 के तहत जो निजता है, जेंडर आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी, सब आर्टिकल 19 में सुरक्षित हैं, और साथ ही गरिमा के साथ जीवन का जो अधिकार है वो जेंडर आइडेंटिटी को भी शामिल करता है। यानी एक समलैंगिक व्यक्ति को भी, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उसको चार लोग उसका मजाक उड़ाएं, ये संविधान के आदर्शों का उल्लंघन होगा, ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। साफ कर दिया। यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 19, आर्टिकल 21 ये सब सबको प्राप्त है। तो ट्रांसजेंडर्स और जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको भी ये सारे के सारे अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर यदि विभेद किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। इसके बाद दोस्तों आता है पुट्टास्वामी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुट्टास्वामी केस में अभी करवा रही हूं आपको। इस पुट्टास्वामी केस में साफ कर दिया निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। हम अपने घर में कुछ भी करें, हमारी प्राइवेसी है, और जो हमारी प्राइवेसी का अधिकार है ना वो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ जी ही थे, इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो सुरेश कौशल जजमेंट को सुधारें। सुरेश कौशल जजमेंट अभी था ना, सुरेश कौशल जजमेंट में ये कह दिया था कि भाई ये तो एक अपराध है, 377 के तहत जो समलैंगिकता है वो क्रिमिनलाइज है, वो अपराध है। तो इस पुट्टास्वामी वाद में कह दिया था कि भाई ये हमारा दायित्व है कि हम सुरेश कौशल वाला जो फैसला था उसको सुधारें, और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को इन्होंने निजता के अधिकार में शामिल कर दिया। यानी दो व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहे हैं ये उनका मामला है, ये समाज का मामला नहीं है। समाज के ठेकेदार उनको बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनका अपमान नहीं कर सकते, है ना, उनके साथ हिंसा नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो साफ कर दिया पुट्टास्वामीवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पे मान्यता मिली थी पुट्टास्वामीवाद। ये सारे वाद आपको समझने जरूरी हैं यदि आप समलैंगिकों से संबंधित या फिर ट्रांसजेंडर से संबंधित अधिकारों की बात करते हैं। एक मुद्दा, एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि यदि आप पॉलिटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं मेंस में, तो आपको केवल लिखने से काम नहीं चलेगा कि हमने
धारा प्रवाह लिख दिया, आपको कुछ तथ्य देने पड़ेंगे, आपको कुछ वादों का जिक्र करना पड़ेगा। यदि समलैंगिकता से संबंधित मुद्दा आता है और आप नाज फाउंडेशन या नलसा वाद है या सुरेश कौशलवाद है, पुट्टास्वामीवाद है, इन वादों का जिक्र नहीं करते हैं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पुट्टास्वामीवाद, निजता का अधिकार। इसके बाद बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, नवतेज सिंह जौहर, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है दोस्तों, ध्यान रख लेना। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया कि धारा 377 असंवैधानिक है, खत्म करो इसको, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हनन करती है, ये निजता के अधिकार का हनन करती है, ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 16 का, 19 का, 21 का हनन करती है, हटाओ इस धारा को। तो धारा 377 को इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया और समलैंगिकता को गैर आपराधिक घोषित कर दिया कि समलैंगिकता गैर आपराधिक है। आप अपनी समलैंगिकता को खुले में स्वीकार सकते हो, आपको कोई जेल में नहीं डालेगा, आप कोई अपराध नहीं कर रहे हो। यदि आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है और आप उनको सामने ला रहे हो तो ये कोई अपराध नहीं है। इस नवतेज सिंह जौहर वाद में ये क्लियर कर दिया और इस वाद में ये कहा गया कि यौन रुझान स्वाभाविक है। किसी भी व्यक्ति के यौन रुझान, हर व्यक्ति के यौन रुझान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस वाद में साफ कर दिया और कहा कि यौन अभिव्यक्ति के आधार पर भेदभाव यदि करते हैं तो वो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन होगा, जो कि पहले के वादों में भी ये बात की जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन है। बाकी मैं आप लोगों को कई सारे अनुच्छेद बता चुकी हूँ। इसके साथ इस वाद में कहा कि भाई समलैंगिक हैं, उनको समान सम्मान से जीने का, गरिमा से जीने का, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। शारीरिक स्वतंत्रता संवैधानिक तौर पे संरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता है। पुरुष यदि महिला बनना चाहे तो बने, महिला यदि पुरुष बनना चाहे तो बने, महिला यदि महिला से शादी करना चाहे तो करे, पुरुष यदि पुरुष से शादी करना चाहे तो करे, क्योंकि यौन अभिविन्यास स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास अलग अलग हो सकते हैं। इस वाद में साफ तौर पे कह दिया गया और निजता के अधिकार के संरक्षण की बात की कि भाई राइट टू प्राइवेसी है और प्रत्येक व्यक्ति को निजता का अधिकार है। और इन व्यक्तियों में केवल पुरुष या महिला ही नहीं आते, इन व्यक्तियों में ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं, समलैंगिक भी आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही समान कानूनों के संरक्षण का अधिकार, यानी मोटे तौर पे यदि मैं इस पूरे के पूरे नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद के जिक्र करूं तो धारा 377 को असंवैधानिक करेंगे, समलैंगिकता को गैर आपराधिक बनाएंगे, यौन रुझान को स्वाभाविक बनाएंगे और साथ ही आर्टिकल 19 से पहले आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, इन सब की बात करेंगे कि भाई ये सब को है। इस तरीके से एक नए युग की शुरुआत होती है भारत में, जब धारा 377 को पूरी तरीके से हटा दिया गया और उसको गैर आपराधिक बना दिया गया। लेकिन शादी का अधिकार यानी विवाह का अधिकार अभी तक भी समलैंगिक जोड़ों को नहीं है और उसी के संदर्भ में ये अलग अलग कोर्ट्स में रिट दायर की गई हैं कि भाई हमको कम से कम विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह का अधिकार दिया जाए, ताकि जो अधिकार अन्य जोड़ों को मिलते हैं वो हमें भी मिले और हमें भी समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, हमारे यौन रुझानों को स्वीकारा जाए, ना कि हमको दरकिनार कर दिया जाए समाज की मुख्य धारा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या कहती है। ध्यान रखिएगा, हाल ही तक, अभी हालांकि 15 फरवरी को सरकार को अपनी राय देनी है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन हाल तक सरकार समलैंगिक विवाहों के पक्ष में नहीं है। सरकार के अनुसार कहती है कि भाई जितने भी हमारे कानून हैं, जितने भी हमारी विधियां हैं, उसमें जो विवाह है ना वो एक जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच में ही हो सकता है। बात समझ में आई? यानी सरकार सहमत नहीं है सेम सेक्स मैरिजेस से। इसके साथ ही सरकार ने यह कहा कि भाई देखो, ये जो नवतेज सिंह जौहर वाद आया है ना, इस नवतेज सिंह जौहर वाद में भी ना केवल डीक्रिमिनलाइज किया है 377। ये कहा कि इस नवतेज सिंह जौहर वाद में भी 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है, शादी का निर्णय नहीं दिया है। इस नवतेज सिंह जौहर वाद में भी ये नहीं कहा है कि भाई आप लोगों को शादी करने का भी अधिकार है। अभी तक केवल 377 को ही गैर आपराधिक बनाया है, ये सरकार का पक्ष है। और ये कहा
कि भाई इन समलैंगिक व्यक्तियों के बीच विवाह की स्वीकृति किसी व्यक्तिगत कानून या संहिताबद्ध वैधानिक कानूनों में भी नहीं दी गई है। यानी वर्तमान समय तक आप सरकार का पक्ष समझ गए, सरकार का क्या पक्ष है, बाकी हमें 15 फरवरी को पता लगेगा कि सरकार ने क्या रिकमेंडेशन दी है वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि आखिर विवाह को मान्यता क्यों मिलनी चाहिए, कौन कौन से अधिकारों से ये वंचित रह जाते हैं, एक सम्मानपूर्ण जीवन से ये वंचित रह जाते हैं यदि इनके विवाहों को मान्यता नहीं दी गई तो। इसके साथ ही दोस्तों, यदि हम विश्व के अन्य देशों की बात करें तो लगभग 32 देशों में, 30 से ज्यादा यानी कि लगभग 32 देशों में ना समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। और जब कानूनी मान्यता किसी विवाह को प्राप्त हो जाती है तो इनको कानूनी अधिकार भी मिलते हैं। ठीक है, इनको कानूनी अधिकार भी है, जैसे विरासत का अधिकार है, बच्चा गोद लेने का अधिकार है, सैरोगेसी का अधिकार है, या चिकित्सीय लाभ इत्यादि का अधिकार है। ये था पूरा मुद्दा समलैंगिकता का। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक इशू और डिस्कस कराना चाहूंगी। ये जो रिट है ना, इसमें एक इशू को और इन्होंने डिस्कस किया है। वो कौन सा इशू है जो समलैंगिक जोड़ों का के लिए चिंतनीय है? ये कहा समलैंगिक जोड़ों ने कि भाई ये जो विशेष विवाह एक्ट 1954 है ना, इसके साथ भी एक समस्या है। इन्होंने कहा कि हमें एक तो इसके तहत अनुमति दे दो शादी की, और दूसरी बात इस विशेष विवाह अधिनियम में भी परिवर्तन करो। इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत समस्या क्या है? मान लीजिए दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं, मान लीजिए लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, या लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम है, तो इस विशेष विवाह अधिनियम के तहत वो अपने अपने धर्म को मानते हुए शादी कर सकते हैं, आगे भी वो अपने अपने धर्म को मानना कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है कि इस जोड़े को 30 दिन पहले जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 महीने तक ये जो नोटिस है ना, ये सार्वजनिक तौर पे चिपका दिया जाता है अलग अलग सरकारी कार्यालयों में। सब लोग आते हैं, देखते हैं, अच्छा शादी कर रहे हैं। और हमारे समाज की जो मानसिकता है अभी इतनी ज्यादा सुधरी हुई नहीं है कि अंतर धार्मिक विवाहों को इतने सरल नजरिए से समाज में देखा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण क्या होगा? जो समाज के हम कह सकते हैं कि बिना बात आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो शादी होने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि भाई अलग अलग धर्म के लोग शादी कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने ये भी गुहार लगाई है कि इस एक्ट को भी आप क्या करें, सरलीकृत करें, इसे सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, इसी संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यदि कोई जोड़ा प्राइवेट रखना चाहता है अपनी शादी को, अपने शादी की जो एप्लीकेशन है उसको, तो वो प्राइवेट भी रख सकता है। लेकिन ये अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या इस पे एक बकायदा कानून बनना बहुत जरूरी है, ताकि जो ये अधिनियम है इसके तहत सरलीकृत तरीके से शादियां हो सके। तो इनका कहना है समलैंगिक जोड़ों का कि भाई हमारी शादी तो फिर कोई होने ही नहीं देगा, यदि सार्वजनिक तौर पे चस्पा दोगे कि फलानी लड़की से शादी कर रही है, या फलाना लड़का फलाने लड़के से, तो समाज हमारी शादी होने ही नहीं देगा। तो आप इस विशेष विवाह अधिनियम को भी सरल बनाइए। तो इस पे भी बेसिकली चर्चा होनी जरूरी है। ठीक है, ये इनका पक्ष है। तो मोटे तौर पे दोस्तों हमने ये समझा समलैंगिक जोड़े क्या होते हैं, मुद्दा क्या है, विवाह को वैधानिक बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं, कौन कौन से अधिकारों से वंचित रहते हैं, कितने वाद आए, क्या हमने वादों का विकास क्रम देखा कि किस किस वाद में इनके अधिकार की बात की गई, इनके अधिकार छीनने की किस में बात की गई, फिर से अधिकार देने की बात की गई, और पुट्टा स्वामी वाद से लेके नवतेज सिंह जौहर वाद, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनली समलैंगिकता डीक्रिमिनलाइज है, गैर आपराधिक है, लेकिन विवाहों को मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो निश्चित तौर पे एलजीबीटी समुदाय के लिए एक ऐसे भेदभाव रोधी कानून की जरूरत है जो उन्हें लैंगिक पहचान या यौन
उन्मुखता के बावजूद एक बेहतर जीवन और संबंधों का निर्माण करने में सहायता करे और कहीं ना कहीं व्यक्ति को बदलने के स्थान पे समाज में बदलाव लाने पर जोर दे। जब अलग अलग निर्णयों में आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 21 की गवाही दी गई है तो उन आर्टिकल के आधार पे तो विवाह को वैधता ना देना भी एक तरीके से असमानता है इन लोगों के साथ, है ना। तो इस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे कुछ पॉजिटिव करने वाला है। मार्च में इसका एक बड़ा डिसीजन आएगा, हम फिर से एक बढ़िया चर्चा आप लोगों के सामने लेके आएंगे। इसके साथ ही हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि LGBT समुदाय के सदस्यों को संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए जाने के बाद यह जरूरी है कि समलैंगिक विवाह के इच्छुक लोगों को भी अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया जाए। भाई हमने उनको सारे संवैधानिक अधिकार तो दे दिए, आर्टिकल 377 को हमने असंवैधानिक बना दिया, उनको स्वतंत्रता से रहने का, घूमने का हमने सारे अधिकार दिए, तो समय की जरूरत है कि हम उनके विवाह को भी मान्यता दें। ठीक है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन आपको लिखना है। देखो रूढ़ आपकी अपनी कुछ भी सोच हो सकती है, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते यूपीएससी आप लोगों से डिमांड करती है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के हों, आप तर्क के आधार पे चलें। तो तर्क तो यही कहता है कि भाई विधि के समक्ष सब समान है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, निजता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और सबको है। तो जब सबको है तो उसमें तो समलैंगिक भी शामिल है। तो हमें तर्क के आधार पे सोचना है, अपनी जो भी आपकी मानसिकता है उसे आप अपने पास रखें। यूपीएससी के एग्जाम में आपको आशावादी होना है, सकारात्मक होना है, और बाकी जो मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ आधारों पे विवाह को वैध नहीं भी करती है तो हमें फिर उसके साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेसिकली कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है कई मामलों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही विश्व के 2 दर्जन से बहुत सारे देशों में ध्यान रखना जो समलैंगिक विवाह है उसकी अनुमति दी गई है, और यदि भारत समलैंगिक विवाह को अनुमति देता है तो एशिया का दूसरा देश होगा। ताइवान एशिया का पहला देश है जिसमें समलैंगिक विवाहों को मान्यता दी गई है। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा का पूरा टॉपिक समझा। ये वाद का क्रम से लेके मुद्दा क्या है, विशेष विवाह अधिनियम की समस्या क्या है, समलैंगिकों के संदर्भ में अलग अलग अधिकारों का के आधार पे कैसे उनको अलग अलग समय पे अलग अलग अधिकार दिए गए, इन सारे मुद्दों को आप समझे होंगे। और आप लोगों को मैं बता चुकी हूं कि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको बहुत सकारात्मक रहना है, आपको बेसिकली तर्क का प्रयोग करना है, आपको कुछ बेसिक डिसीजन, विशेषकर पॉलिटी के एग्जाम में, पॉलिटी के पेपर में आपको कुछ वादों का जिक्र करना पड़ेगा, जो वाद होते हैं अलग अलग समय पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आज की परिचर्चा अच्छी लगी होगी। हम निरंतर ऐसे ही अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण विषयों के साथ आपके सामने आते रहेंगे और लगातार ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।